इस्मत चुगताई उर्दू फिक्शन की दुनिया में एक लेजेंड की हैसियत रखती हैं। उनकी पैदाइश 21 अगस्त 1915 को बदायूं में हुई। उनका दाखिला चौथी जमात में आगरा में हुआ। इसके बाद इस्मत का खानदान आगरा से अलीगढ़ मुंतकिल हो गया, जहां उनका दाखिला विमेंस कॉलेज में हुआ। यहाँ उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल की। कहानियां तख्लीक करने का उनका सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। इस्मत आईटी कॉलेज लखनऊ से बीए कर चुकी थीं। छुट्टियों के ज़माने में वो अपने बड़े भाई के पास बरेली गईं, जहां उनकी मुलाकात इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल बरेली के मैनेजर की अहलिया से हुई। उन्हें इस्लामिया स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की पेशकश की गई। इस्मत अब बरेली से फिल्म नगरी मुंबई आ गईं, जहां उनकी मुलाकात शाहिद लतीफ़ से हुई। बाद में इस्मत की शादी शाहिद लतीफ़ से हो गई। फिर दोनों इंडस कोर्ट में रहने लगे। यहाँ उन्होंने अपनी पहली फिल्म जिद्दी की कहानी लिखी, जिसको उनके शौहर शाहिद लतीफ़ ने डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने आरज़ू, जवाब आएगा, सोने की चिड़िया लिखी और उसे फिल्माया भी। जुनून और गरम हवा की कहानियां भी तहरीर की, जो बेहद मशहूर हुईं। एक मूवमेंट जो था कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जब फॉर्म हुआ था कुछ 50s में, वहाँ से लेकर कुछ 30-40 साल जो कंट्रीब्यूशन उर्दू लिटरेचर के लिए हुआ था, तो बहुत अहमियत रखती है। उनमें से इस्मत चुगताई बहुत ही एक तरक्की पसंद राइटर थी और उनकी जो ज़बान जो है, घर की ज़बान जो घरों में बोला जाता है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस वो यूज़ करते थे। बाकी राइटर्स में वो बात नहीं थी। बाकी राइटर्स ज़्यादातर पॉलिटिकल हो जाते थे या क्लासिकल। और इनमें दो राइटर्स हैं कि जिन्होंने बहुत उर्दू लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूट किया। उसमें से कुर्रतुल-ऐन हैदर और इस्मत आपा। तो इस्मत आपा के साथ हम खास ऑलमोस्ट डेली मिला करते थे, बातें होती थीं और काफ़ी अरसा उनके साथ हमने गुजारा। और जब हमने गरम हवा फिल्म बनाई, उसके लिए भी उन्होंने जो बेसिक स्टोरी जो है उन्हीं का है उसमें। ये कैरेक्टर जो उनके घर में, इस्मत आपा के घर में, ये कैरेक्टर इस तरह के पार्टीशन के ज़माने में थी, तो उसी कैरेक्टर को उन्होंने डेवलप किया। मगर सिर्फ जब कुछ चेंजेस तो उसके बाद हुई, इसलिए कि कैफ़ी साहब को हम डायलॉग लिखने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने पढ़ा स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेशन मास्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसको हम एक शू मैन्युफैक्चरर का कैरेक्टर देंगे, वो फैक्ट्री ओनर का। तो क्योंकि उनको उसमें बहुत जानकारी थी, उन्होंने ट्रेड यूनियन में काम किया था, कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री है वहाँ काम किया था। तो इस तरह वो कैरेक्टर एक शू फैक्ट्री ओनर का बन गया। और उसके बाद जो कुछ आपने फिल्म में देखा होगा कि किस तरह वो आदमी पॉजिटिवली स्टेज बैक और यहीं हिंदुस्तान में ही रहना चाहता है। अल्टीमेटली बहुत मुश्किल से एक डिसीजन लास्ट में लेते हैं, मगर फिर भी वो कामयाब नहीं होता, तो वो वापस यहीं रह जाते हैं। ये पॉजिटिव बात थी, जो यहीं रह जाना। तो वो फिल्म में बहुत अच्छी तरह बयान किया गया है और ये एक पॉजिटिव मैसेज भी है ऑडियंसेस के लिए। उर्दू की शॉर्ट स्टोरी राइटर्स की अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें मंटो और इस्मत चुगताई सबसे ऊपर है। और वो ये नहीं है कि एक औरत और एक मर्द, इस्मत चुगताई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उर्दू लिटरेचर के अंदर। और मतलब
आप 4, 5, 6 लोगों को अगर आपने नाम इकट्ठे करेंगे तो राजेंद्र सिंह बेदी उसमें आएंगे, कृष्ण चंद्र उसके अंदर आएंगे, मंटो उसमें आएंगी और इस्मत उसमें आएंगी। 2 ही लोग हैं, अगर आप सिर्फ 2 ही कहते हैं कि कौन 2 लोग हैं तो इस्मत और मंटो। इन दोनों में कौन बड़ा है ये कहना मुश्किल है, दोनों बहुत बड़े हैं और इनमें से चूज़ करना मुश्किल है। लेकिन इस्मत उस पाई की शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ज़बान के मामले में जिस तरीके से ज़बान का वो इस्तेमाल करती है और नई फॉर्म्स, नए एक्सपेरिमेंट्स वो ज़बान के साथ करती है, वो बहुत कम हुए हैं। मतलब उनके जो कॉन्टेम्प्रेरी, उनके हम असर जो दूसरे राइटर्स हैं, उन्होंने ज़बान के साथ इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जो इस्मत ने किए हैं। मिसाल के तौर पे उसका नावल है टेढ़ी लकीर, तो उसमें वो अलीगढ़ में सेंटर्ड है और उसमें अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म है, काली शेरवानी और सफ़ेद पजामा। तो अलीगढ़ का माहौल अजीब व गरीब था। कॉलेज था लड़कियों का और यूनिवर्सिटी थी, और कॉलेज की लड़कियों को यूनिवर्सिटी के लड़कों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। क्लास में कभी मिल लेते होंगे, लेकिन वरना वो अलग अलग रहा करते थे। तो वो मौके ढूंढा करते थे जहाँ मिलने वगैरह वगैरह, और लड़कियाँ जाहिर है, और लड़के वो लड़कियों से मिलने के लिए उस उम्र के यंग लोग। तो ये था कि ये काली शेरवानी वाले जो हैं, ये तो इनका कांटे का तो पानी नहीं है। तो इस्मत चुगताई ने उनके लिए एक टर्म ईजाद की, कौड़ियाले। कौड़ियाले, कौड़ियाला एक सांप होता है जो चितकबरा होता है, काला और सफ़ेद। तो इस तरीके के बहुत सारे नुआंस्ड और वो इस किस्म के बहुत सारे मीनिंग्स के साथ वो टर्म्स क्रिएट करती थी, जो उसने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इस्मत चुगताई की शख्सियत और उनके अदब ने मेरे जनरेशन को, मेरी पीढ़ी को बहुत हद तक मुतासिर किया है। और मुतासिर करने की सबसे अहम वजह मेरे ख्याल से ये है कि वो कभी चौंकाना नहीं चाहती थी या शौक नहीं करना चाहती थी। बहुत सीधे साधे ढंग से, बहुत साफगोई से अपनी बातें कहती थी, और उनकी साफगोई ज़रूर लोगों को परेशान करती थी और उनके जनरेशन को तो ज़रूर ही परेशान करती होगी। लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा इस वजह से चौंकते थे कि वो एक बहुत आला और शुरफा ख़ानदान की थी, और इस वजह से लोग ये समझ नहीं पाते थे कि इस तरह की बातें उनके जैसी औरत कैसे कह सकती है, जिसको इस तरह की तरबियत मिली हो। और यही मेरे ख्याल से उनकी जीत भी थी कि वो उस समाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए, उसको परखते हुए, उसको आंकती थी और उसको सामने रखती थी। इस्मत की अदबी खिदमत से पूरी उर्दू दुनिया वाकिफ है। उन्होंने जो नॉवेल लिखे, जो कहानियां लिखीं, उसकी चाहर जानिब पजीराई हुई। बड़े बड़े नक्कादों और स्कॉलरों ने उन पर तहकीकी काम किए। उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में लिखी गई मुतादिद किताबें शाया होकर मंजरे आम पर आईं। इस्मत ने उर्दू अदब को कई शाहकार नॉवेल और अफसाने दिए। उनके नॉवेलों में टेढ़ी लकीर, एक कतरा खून, सौदाई, जंगली कबूतर, बांदी, तीन अनाड़ी, मासूमा, जिद्दी और दिल की दुनिया बहुत मकबूल हुए। इन नॉवेलों के मुताले से उनके दिलचस्प और रंगारंग मौज़ूआत, उस्लूब और औरतों के गहरे नफ्सियाती और समाजी मुतालियात का अंदाज़ा होता है। उनके कई अफसानवी मजमूए और कहानियाँ भी ज़ेरे बहस रहीं।
हमारे घर से उर्दू के बहुत से रिसाले निकलते थे, शमा, बानो, खिलौना, मुजरिम, शबिस्तान। तो ये मेरी खुश नसीबी रही कि उर्दू अदब से मेरा एक बहुत गहरा, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। और ये जो उर्दू की दुनिया के जो बहुत सी ज़बरदस्त हस्तियाँ रही हैं और सुतून रहे हैं, वो हमारे घर में उनका आना जाना रहा। तो बस उनसे शुरू से ही समझिए मैंने देखा कि इस्मत आपा हमारे घर में रहती थी, एनी आपा आके मिलती थी, अक्सर हमारे घर आया करती थी। इस्मत आपा तो अक्सर जब अलीगढ़ से आती थी तो हमारे पास ही ठहरती थी। तो मैंने बल्कि उनका लिटरेचर बाद में पढ़ा, उनकी शख्सियत से मैं पहले वाकिफ़ हुई। तो मुझे याद है कि वो अक्सर, मैं छोटी थी और बड़ा फैसिनेट होती थी उनकी बातों से, उनके किस्सों से, उनकी कहानियों से। और मैंने ख़ुद शायद बहुत उनसे एज अ राइटर इंस्पिरेशन ली। इस्मत आपा बहुत एक डाउन टू अर्थ शख्सियत थी। वो इस तरह की उनकी, और उनको एक शौक़ था या उनमें एक इनहेरेंट उनकी एक फ़ितरत थी कि वो ऐसी बातें करती थी जिससे सब शौक़ हो जाए। तो बाद में तो आदत हो गई और हम हंसते थे, लेकिन अक्सर वो ऐसी बातें करती थी जिससे लोग हिल जाएं, और बड़ी एक रेवोल्यूशनरी किस्म की और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत। और मेरे ख़्याल से उस ज़माने में मैं जितनी बचपन में और टीनेजर्स में और इवन अर्ली 20s में मैं जितनी औरतों से मिली हूँ और मिली थी जब तक, उनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे मैं मुतासिर रही वो इस्मत आपा से रही, उनकी बातों से रही। एक बहुत ज़बरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी ख़ातून थी। और वो बताती थी मुझे कि जब मैं छोटी थी तो मैं गुड़ियों को कैसे तोड़ के और मरोड़ के और उनको फेंक दिया करती थी, और मैं हमेशा लड़कों के साथ खेलती थी, और मैंने ये खेला और वो खेला, और मैं बिल्कुल अपने भाइयों के साथ किस तरह मस्ती करती थी। मतलब वो एक जो एक टिपिकल फेमिनिन मोल्ड था, उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं होती थी। और उनकी तहरीर भी जो थी, उनको ख़ुद भी जैसे वो आती थी ना, तो हर एक से, नौकर से उसके घर बातें करना, उसकी मुसीबतें सुनना, जो मुलाजिम थे हमारे घर में, ये उनको देखती थी मैं, उनका इंटरैक्शन जो था वो उनसे बड़ा, उनकी कहानियों में बड़ा दिलचस्पी रखती थी। और इनके मेरे ख़्याल से अदब में भी अगर हम देखें तो उनकी जो कहानियाँ हैं, जो नावल हैं, वो एक ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के बारे में हैं, आम आदमी के बारे में हैं। जिस तरह उनकी मैं बातें करती थी, वो अक्सर अपना टिपिकल यूपी स्टाइल में, जो हमारे घरों में उर्दू बोली जाती है, उनकी जो कलिमात थे, जो उनके सेंटेंसेस थे, वो अक्सर और बेशतर उनमें वो छोटी मोटी गालियों से भरे होते थे, जैसे कमबख्त, जलील, अरे नामुराद। तो वो अपना वही उनका एक पुराना स्टाइल था जो पुराने लोगों का उस ज़माने में होता था, और ये इनकी बातों में भी झलकता था और उनकी राइटिंग्स में भी झलकता था। उनका लेफ्टिस्ट भी एक उनकी सोच जो थी वो सोशलिस्ट थी, लेफ्टिस्ट थी, और वो बिल्कुल वो अमीर लोगों में मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होती थी। वही उनकी दुनिया थी, उन्हीं की, आम आदमियों की उनकी कंसर्न थी। धोबी है, नाई है, नौकरानी है, माली है और धोबन है। वो उनकी जो ज़िंदगियाँ उनको बहुत फैसिनेट करती थी। इस्मत आपा एक इंस्टीट्यूशन थी। मुझे याद है उनके पड़ोस में बेदी साहब रहते थे, राज बेदी, मित्र बेदी। तो राज बेदी की बेटी की शादी थी, मैं ढोलक बजा रही थी और गा रही थी, और सामने मैंने देखा सफ़ेद बालों वाली एक बड़ी प्रभावशाली महिला, क्या कहने, जैसे कोई कहीं की बहुत बड़ी मतलब है बेगम होती हैं। तो मैंने उन्हें देखा, उन्होंने भी मुझे देखा, ना वो मुस्कुराई ना मैं मुस्कुराई। मैं तो हतप्रभ रह गई, ऐसी स्त्री मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी, ये सच्ची बात है। तो बिजली चली गई, अक्सर बिजली नहीं जाती है मुंबई में। तो बिजली जब गई तब मेरे नाक में हमेशा लौंग रहती है, ये चमक रही थी, और इस्मत आपा के बाल चमक रहे थे। जब बिजली आई तो कह ली, अरे तू इतने दिन कहाँ थी? मैंने कहा मैं तो यहीं थी, आप कहाँ थी?
हमारी दोस्ती हो गई, आना जाना, मिलना मिलाना। मैं गा रही थी, वो बड़ी चमत्कृत होकर, क्योंकि आजकल कोई गाता है नहीं ढोलक पर, बड़ी शौकिया चीज़ थी इस्मत आपा, क्या कहने उनके। तो फिर हम धीरे धीरे, मैं उनके घर जाने लगी, मिलने लगी। तो कभी हम बात नहीं करते थे लेखन की, क्योंकि मैं ज़्यादा कविताएं लिखती थी और वो कहानियाँ लिखती थी। पर उनकी जो लिहाफ कहानी थी उसका इतना चर्चा था कि उनकी बाकी कहानियाँ बीच में जैसे दब गई थी। इस्मत ने अपनी जिंदगी में बहुत नशेबो फराज देखे। इख्तिसादी लिहाज से उनकी जिंदगी का बेहतरीन दौर वो था जब वो कहानियां लिखती थीं और शाहिद लतीफ़ उन्हें डायरेक्ट करते थे। जिद्दी समेत उनकी कई फिल्में हिट हुईं। वक्त अपनी बर्क रफ्तारी के साथ गुजरता रहा। इस्मत की याददाश्त कमज़ोर पड़ गई। 24 अक्टूबर 1991 की सुबह इस्मत चुगताई अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गईं। उनकी आखिरी रसूमात उनकी वसीयत के मुताबिक मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में अदा की गईं और गेटवे ऑफ इंडिया में ज़रा दूर गहरे समंदर में जाकर उनकी बेटी सीमा ने एक कश्ती पर उनके फूल रखे और उनके नवासे ने उन्हें समंदर की नज़र कर दिया। यादगारी ज़माना है हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। नहीं, इस्मत चुगताई तो जब से मुझे लगता है कि मुझे होश आई कि अदब क्या है, तो घर में तो बातचीत रहती ही थी, क्योंकि अक्सर इस्मत या कृष्ण चंद्र या राजेंद्र सिंह बेदी की बातें होती थीं और निशिस्त के जैसे भी लगती रहती थी और अफसाने पढ़े जाते थे। तो बचपन से ही ये हमेशा रहता था कि ये इस्मत चुगताई चीज़ है क्या, इसके बारे में कुछ अजीब से ख्याल आते थे, क्योंकि ये भी सुनाई पड़ा बहुत बचपन में ही कि इनकी कहानी जो लिहाफ है उस पर काफ़ी ज़ोरों से चर्चा भी हो रही थी। और खैर जब मुझे होश आया तो उस वक़्त तो मुझे लगता है, मतलब कीनिया की ही बात है ये, तो कीनिया में जैसे मेरा बचपन गुज़रा वहीं पे, तो हमारे अब्बा जो हैं हमेशा उर्दू में लिखने वाले और घर में पर्चे उर्दू के आए और हिंदुस्तानी लिटरेचर हिंदी और उर्दू के बारे में बहुत बातचीत होती रहती थी। तो इस्मत का जो एक किरदार जैसे खड़ा हुआ मेरे दिमाग में, वो ऐसे हुआ कि जैसे एक तलवार लेके कोई लड़ाई कर रहा है सबके साथ। तो वो तलवार तो खैर लफ्ज़ों की ही तलवार थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरा इंटरेस्ट तो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाता रहा और उसमें मेरी डिग्रीज़ भी हुई करियर के लिए। लेकिन जब हम इंडिया आ गए तो फिर उस वक्त ख्याल आया कि क्यों ना पीएचडी भी हो गया, जब उसके बाद की बात कर रही हूँ, काफ़ी सालों के बाद। तो लगा कि अपने जो सब अफसाना निगार हैं उर्दू हिंदी के पंजाबी के और ख़ास तौर पे उर्दू में ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी और सोचा कि नया अफसाना और नई कहानी पे कुछ काम करूं मैं। तो इसलिए जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने मुझे फ़ेलोशिप दी तो उस वक्त मैंने उर्दू और हिंदी को काफ़ी गौर से देखना शुरू किया। और जब देखते देखते ये समझ आया कि ये तो ऐसी ख़वातीन हैं जो दोनों एनी आपा और एक्चुअली इस्मत चुगताई और कुर्रतुल ऐन हैदर एनी आपा, इनके बारे में ख़ास तौर पे ये लगा जब मैंने इनके दोनों के लेख पढ़े, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेख थे दोनों। एक था इस्मत चुगताई ने लिखा हुआ था पॉम पॉम डार्लिंग कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में, तो नाम से ही बहुत इंट्रीग सा बना कि ये क्या है, क्या चीज़ ये। और फिर सून आफ्टर दैट ये भी है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का बड़ा लेडी चंगेज़ खान। तो ये पता चला कि ये दोनों ऐसे अफसाना निगार हैं कि इनको गौर से देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे क्योंकि मुझे वैसे भी फेमिनिज़म में इंटरेस्ट था और ये भी इंटरेस्ट था कि प्रोग्रेसिव राइटिंग एक तरफ चल रही थी और एक तरफ नया अफसाना और हिंदी में आधुनिकता की बहुत बात हो रही थी और अंग्रेज़ी में मॉडर्निज़म की बात हो रही थी और जदीदियत कह के उर्दू में बहुत।
तो कुरुतुलैन हैदर एक सिंबल बन गई मॉडर्निज़म की मेरे दिमाग में, और इस्मत चुगताई प्रोग्रेसिव राइटर की। तो इसलिए इस्मत चुगताई को समझना बहुत ज़रूरी था कि ये क्या मतलब ये कॉम्बैट है भी कि उसको बनाया गया है कॉम्बैट कि प्रोग्रेसिविज़म और मॉडर्निज़म की सारी कहानी। लेकिन इस्मत चुगताई ख़ास तौर पे जब उन पे गौर किया तो ये लगा कि ये शुरू में जब एनी आपा आई तो इस फील्ड में जब उनके अफसाने आने शुरू हुए तो मुझे लगता है कि इस्मत चुगताई थोड़ी थ्रेटन्ड भी फील कर रही थी, इनसिक्योर फील कर रही थी या जो भी था, क्योंकि उनका जो पॉम पॉम डार्लिंग जो उन्होंने लिखा वो उसमें कोई ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा रिएक्शन लगा टू एनी आपा कि भाई ये क्या जैसे तूफ़ान आ गया है उर्दू अदब में। तो वो उनका कहना यही था कि इसमें है क्या, कुरुतुलैन हैदर में है क्या। तो ऐसे कुछ जैसे सवाल उन्होंने खड़ा किया अपने ये राइटिंग में। एक और बात जो मुझे लगता है वो ये कि एक वक्त पे उनका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिस वक्त वो जो सावगोई से बातें कह रही थी और जो असलियत दिखाने की कोशिश कर रही थी अपने चारों तरफ के समाज की, वहाँ से बढ़कर उन्होंने अपने अंदर का सच दिखाना शुरू किया था, जो मेरे ख़्याल से पूरे वाज़े तौर पर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है कागज़ी है पैरहन, उसमें सामने आता है। और ये मेरे ख़्याल से उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो जिस चीज़ से उनका बहुत नाम हुआ और जिस चीज़ की वजह से उनको बहुत तक़ीदत मिली उसको उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे पहलू अदब के उन्होंने एक्सप्लोर करने शुरू करे और उसमें से नई बातें निकाली, और उर्दू को कम से कम उन्होंने वो चीज़ें दी जो उर्दू में ना पहले मौजूद थी और जो ना बाद में रेप्लिकेट की गई। जो ख़ासियत है इस्मत की जो और उसको मुमताज़ करती है कुरतुलैन हैदर से, कुरतुलैन हैदर की जो दुनिया है वो मुस्लिम इलीट की दुनिया है बाय एंड लार्ज। इस्मत की जो दुनिया है वो मिडिल क्लास की औरत है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और उनकी ज़िंदगी को, उनकी ज़बान को, उनके मुहावरे को, उनके उठने बैठने को, उनके जो रोज़ की कंसर्न्स हैं उनको जितने करीब से इस्मत ने देखा है और पकड़ा है वो मैं समझता हूँ कोई और नहीं कर पाया है। इसी तरीके से इस्मत का स्पेशलाइजेशन हाउसवाइफ, काम करने वाली औरत, मिडिल क्लास की औरत और उसकी ज़िंदगी की जो पेचीदगियाँ, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें हैं वो इस्मत की दुनिया है।